जरा सोचो कि आम दुनिया से कटी हुई एक सीक्रेट जगह पर कुछ लोगों को छोटी उम्र से ही खूंखार योद्धा बनने की ट्रेनिंग दी जाए। एक ऐसा योद्धा जो अकेला ही 100 के बराबर हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक टैटू की दुकान में, जहां एक बूढ़ा आदमी एक गैंगस्टर के कंधे पर टैटू बना रहा था। अचानक गैंगस्टर के चेले ने उसे एक लिफाफा दिया जिसमें से काली रेत बाहर निकली। उन गुंडों को इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन उसे देखते ही वो बूढ़ा आदमी वहीं जमा का जमा रह गया। उसने बताया कि काली रेत का मतलब है कि दुनिया के सबसे खतरनाक निंजा आने वाले हैं। कई साल पहले उसका सामना इन योद्धाओं से हुआ था और वो जानता है कि ये कितने खूंखार होते हैं। फिर उसने अपनी छाती का बरसों पुराना घाव दिखाया। असल में इस बूढ़े आदमी का दिल दाईं तरफ है और यही कारण था कि वो निंजा के उस वार से बच गया था। अचानक एक आदमी का सर धड़ से अलग हो गया और चारों तरफ डर का माहौल फैल गया। तभी छत से एक तार गिरी और उसने एक आदमी को ऊपर खींच लिया। जब वो वापस आया तो उसके शरीर के टुकड़े हो चुके थे। ये निंजा हमेशा अंधेरे में छिपकर वार करते थे और एक ही पल में उन्होंने वहाँ खून की नदियाँ बहा दी। जब सब मर गए तो निंजाज अंधेरे से बाहर निकले। इसके बाद हमें जापान की ओजुनु पीढ़ी की कहानी बताई गई। ये खूंखार निंजाज की पीढ़ी है जिनका सरदार है लॉर्ड ओजुनु। ये लोग दुनिया भर से बच्चे इकट्ठा करते हैं और कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें निंजा बनाया जाता है। इन निंजाज के बारे में दुनिया के सभी बड़े लोग जानते हैं, लेकिन आम जनता को इनकी कोई भनक नहीं। कोई भी इन्हें 100 किलो सोना देकर किसी का भी कत्ल करवा सकता है। ओजुनु पीढ़ी सदियों से अंधेरे में काम करती आ रही है। बताया जाता है कि रशियन प्रेसिडेंट और जापान के प्रधानमंत्री की मौत के पीछे भी इनका ही हाथ था। एक दिन लॉर्ड ओजुनु राइजो नाम के एक बच्चे को वहां लाए। उसके माँ बाप ने उसे लावारिस छोड़ दिया था, इसलिए ओजुनु उसे अपने साथ ले आया। ओजुनु को मन ही मन में लगा कि ये बच्चा आगे चलकर इस पीढ़ी का सरदार बनेगा। इसी वजह से उसकी काफी सख्त ट्रेनिंग होने लगी। 10 साल की उम्र तक उसके शरीर पर कई घाव थे जो उसे गलतियों की सजा के तौर पर मिले थे। उनके मुताबिक एक निंजा को हमेशा छिपकर रहना चाहिए, इसलिए राइजो को लकड़ी की जमीन पर चलवाया जाता और अगर हल्की सी आवाज भी हुई तो ओजुनु उसके पैर पर जोर से वार करता। रात को वो दर्द की वजह से सो तक नहीं पाया, लेकिन तभी किरिको नाम की एक लड़की ने आकर उसके घाव पर मरहम लगाई। वो भी उसकी तरह निंजा ट्रेनिंग ले रही थी। वहाँ सबको सिखाया जाता था कि किसी भी तरह के इमोशंस को अपने अंदर से निकाल कर फेंक दो, लेकिन किरिको सबसे अलग थी। उसे लोगों को मारना बिल्कुल गलत लगता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, राइजो और किरिको बड़े होते गए, लेकिन दोनों में कोई खास बातचीत नहीं हुई। वो दोनों सिर्फ दूर से ही एक दूसरे को देखते थे। राइजो अब ओजुनु पीढ़ी का सबसे काबिल निंजा बन गया था, लेकिन अपने सीनियर ताकेशी का सामना करते हुए वो हार गया, क्योंकि ताकेशी ने धोखे से वार किया था। उसे बचाने की जगह ओजुनु ने राइजो को ही कमजोर कहकर बेइज्जत कर दिया। उसने राइजो के पेट में अपनी उंगलियों से जोरदार वार किया और वो बेचारा दर्द से करहाने लगा। अगली सुबह ओजुनु ने देखा कि राइजो फिर से ट्रेनिंग के लिए तैयार था। उसकी लगन देखकर ओजुनु काफी खुश हुआ। जल्द ही राइजो ने अपने सारे विरोधियों को आंख बंद करके भी हरा दिया, लेकिन किरिको को वहाँ की मारा मारी अब भी पसंद नहीं थी। राइजो अक्सर उसे समझाता था कि अगर ओजुनु को पता चल गया तो वो किरिको का दिल निकाल लेगा। फिर किरिको ने कहा, लेकिन मेरा दिल तो तुम्हारे पास है, तो कोई कैसे निकालेगा? एक दिन किरिको को चाकू से किसी को मारने का टास्क मिला। जब किरिको से ये नहीं हुआ तो ओजुनु ने उसके चेहरे पर चाकू मारकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया। रात को राइजो छिपकर उससे मिला और उसे पानी पिलाया। कुछ दिन बाद एक रात को किरिको दीवार फांदकर भागने लगी। उसने राइजो को भी अपने साथ बुलाया, लेकिन राइजो ओजुनु के लिए वफादार रहा। आखिरकार वो पकड़ी गई और अब उसे मौत की सजा होनी थी। ताकेशी ने सबके सामने उसके दिल पर वार करके उसे मार डाला। उस दिन राइजो के अंदर भी कुछ मर गया, लेकिन वो फिर भी ओजुनु से जुड़ा रहा। इसके कुछ साल बाद बर्लिन में मीका नाम की एक लड़की को निंजाज के होने के कुछ सबूत मिले। इन सबूतों को लेकर वो अपने बॉस मैस्लो के पास पहुंची, लेकिन मैस्लो ये मानने को तैयार नहीं था कि ऐसे निंजाज मौजूद हैं जिनके बारे में सिर्फ बड़े लोग ही जानते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए मीका ने उसे सबूत दिखाए कि बड़े लोगों का पैसा इधर उधर होने में और कई नेताओं की मौत में निंजाज का ही हाथ है। अब मैस्लो ने इसके बारे में और जानने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि सेबैस्टियन नाम के एक जासूस ने भी ऐसे सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन जल्द ही उसे काम से निकाल दिया गया और किसी ने उसका खून कर दिया था। उधर राइजो भी किसी खास काम के लिए बर्लिन में था।
वो एक सुनसान से घर में अकेला था और हर सुबह कड़ी ट्रेनिंग करता। एक दिन वो कपड़े धोने की दुकान पर गया जहाँ उसे एक औरत दिखी। उसे देखते ही राइजो समझ गया कि वो भी एक निंजा है। उसी वक्त दोनों ने एक दूसरे पर वार किया और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद हमने देखा कि राइजो उस लड़की को एक वॉशिंग मशीन में भर के चला गया था। उधर मीका उस जासूस की पत्नी से मिलने पहुंची जिसे निंजास के सबूत मिलने पर मार दिया गया था। उस औरत ने बताया कि यूं तो उसका पति काफी हिम्मत वाला था, लेकिन उस घटना के बाद वो इतना डर गया कि घर के हर खिड़की दरवाजे पर कम से कम 2 ताले लगा कर रखता। घर के हर कोने में रोशनी रहती थी। उसने परछाइयों के लिए कोई जगह छोड़ी ही नहीं कि कहीं कोई निंजा ना आ जाए। लेकिन उस रात जब वो आए तो बत्तियां अपने आप ही बंद होने लगी। अगले दिन मीका के ऑफिस में एक ऑफिसर आया क्योंकि वो ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा सोच रही थी जो उसके काम की थी ही नहीं। उस रात मीका ध्यान से घर लौटी, लेकिन उसने देखा कि पूरी गली में ही लाइट नहीं थी। वो फिर भी अपने घर में घुसी और उसी वक्त एक निंजा ने उस पर हमला कर दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि एक दूसरे निंजा ने उसकी जान बचाई और सारे कातिलों को खत्म कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि राइजो ही था। हमने देखा कि इससे पहले अपने मिशन पर राइजो ने अपना सारा गुस्सा निकाला और बड़ी बेरहमी से उस आदमी का कत्ल कर दिया। इस मिशन के बाद वो छत पर बाकी निंजाज से मिलने गया। लॉर्ड ओजुनु ने कहा कि उसे राइजो पर गर्व है, लेकिन अचानक राइजो ने उस पर हमला कर दिया और उसकी आंख और चेहरे को चीर डाला। उसके साथ के निंजाज ने लीडर पर हमला करने की वजह से उसे काफी जख्मी करके छत से नीचे फेंक दिया। खुशकिस्मती से राइजो पानी में गिरकर बच निकला। उस दिन के बाद राइजो ने निंजाज के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और उनके हर मिशन को चौपट किया। उसने मीका की जान भी इसीलिए बचाई थी। इसके बाद दोनों एक होटल में पहुंचे और अपने कपड़े बदले, क्योंकि निंजा खास सूंघने की शक्ति से इंसानों तक पहुंच जाते हैं। फिर मीका ने मैज़लो को बताया कि वो तो राइजो के साथ है, लेकिन मैज़लो को तो राइजो को पकड़ने के ऑर्डर्स मिले थे। वो जानता था कि राइजो उनका दुश्मन नहीं है, लेकिन उसे ऑर्डर तो मानने ही होंगे। इसलिए जब मैज़लो मीका और राइजो से मिलने गया तो पुलिस ने उसे बंदी बना लिया। फिर उसे एक सुनसान जेल में कैद करके जंजीरों से बांध दिया गया। जब मीका को पता चला कि इसमें मैज़लो भी मिला हुआ है तो वो उससे बात करने गई, लेकिन मैज़लो उसे रिहा करने के लिए हरगिज राजी नहीं हुआ, क्योंकि राइजो जेल में ही निंजाज से सुरक्षित रह सकता है। रात को मीका राइजो को पानी पिलाने गई, लेकिन फिर राइजो कहने लगा कि निंजाज किसी भी वक्त यहाँ आ जाएंगे। मीका ने मैज़लो को भी सावधान करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक लाइट्स चली गई और निंजाज अंधेरे से बाहर निकले। उन खतरनाक योद्धाओं के सामने जाबाज सैनिकों की फौज और उनके हथियार भी कम पड़ गए। तभी मीका ने राइजो की जंजीरें खोलकर उसे रिहा कर दिया। फिर उसने निंजाज का मुकाबला करते हुए मीका को भाग जाने को कहा। हालांकि राइजो ओजुनु पीढ़ी का सबसे बेहतरीन निंजा था, लेकिन इतने सारे निंजाज को एक साथ संभालना उस पर भी भारी पड़ रहा था। अंत में राइजो और ताकेशी लड़ते हुए सड़क पर पहुंच गए। ताकेशी अपनी तलवार से राइजो का काम तमाम करने ही वाला था कि मीका ने पीछे से अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मार दी। फिर वो राइजो को होटल में ले आई। हालांकि राइजो काफी जख्मी था, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने को राजी नहीं हुआ। मीका कमरे में बेहोश पड़े राइजो के पास बैठ गई। मीका ने अपनी जान बचाने के लिए राइजो का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने एक ट्रैकिंग डिवाइस निकाला जिससे मैज़लो को उसकी लोकेशन का पता चल जाए, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही निंजाज आ गए और राइजो को उठाकर ले गए। जब पुलिस पहुंची तो वहाँ सिर्फ मीका थी। उसने बताया कि 10 मिनट पहले ही वो लोग राइजो को वहाँ से ले गए। उधर राइजो को लॉर्ड ओजुनु के सामने पेश किया गया। उसने राइजो को माफी मांगने का आखिरी मौका दिया, लेकिन राइजो ने कहा, मैं झुकेगा नहीं साला। इससे ओजुनु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि कुछ साल पहले तक तो उसने सोचा था कि यही लड़का आने वाले समय में पूरे कबीले का सरदार बनेगा। उसने राइजो को किरिको की जगह खड़ा किया और फिर अपनी उंगलियों से 3 बार खतरनाक वार किए। आमतौर पर ओजुनु के एक ही वार से लोग मर जाते थे, लेकिन राइजो ने तो बस खून की उल्टी की। उसके साथ साथ ट्रैकिंग डिवाइस भी बाहर आ गया। उसी वक्त मीका ने पूरी पुलिस फौज के साथ हमला करके खलबली मचा दी। कई निंजाज धमाकों में मारे गए। इस खूनी जंग में दोनों तरफ से कई लोग शहीद हुए। वहीं राइजो को ताकेशी और उसके आदमियों ने घेर लिया। राइजो ने आप देखा ना ताव और एक एक करके सबको धूल चटा दी। फिर ताकेशी और राइजो आमने सामने आए और अपना पूरा जोर लगा दिया। आखिरकार जीत राइजो की हुई और उसने ताकेशी के शरीर का एक हिस्सा काट फेंका। अब बारी थी ओजुनु की। उसने देखा कि ओजुनु एक कमरे में आराम से बैठा था।
वहीं बाहर जबरदस्त धमाके हो रहे थे। अचानक ओजुनु हवा में ही गायब हो गया और राइजो के पीछे के अंधेरे से निकला। सिर्फ एक धक्के से उसने राइजो को हवा में उड़ा दिया। फिर दोनों ने अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ओजुनु ने एक बार फिर उसे माफी मांगने का मौका दिया और कहा कि वो राइजो का बाप है, वो ही उसे वहाँ लेकर आया था और बचपन से आज तक पाला है। लेकिन राइजो ने जवाब दिया कि वो किसी का बेटा नहीं और ओजुनु को खत्म करके ही वो आजादी की पहली सांस लेगा। फिर वो ओजुनु पर लपक पड़ा, लेकिन वो एक बार फिर से गायब हो गया। तभी मीका राइजो की मदद करने पहुंची। मौका देखकर ओजुनु ने पीछे से मीका की छाती के तलवार आर पार कर दी। ये देखकर राइजो को याद आ गया कि कैसे इन दरिंदों ने उसके बचपन के प्यार किरिको को मार डाला था। गुस्से से भरकर राइजो ने एक ही झटके में अपनी तलवार से ओजुनु के 3 टुकड़े कर दिए। राइजो मीका को बाहर लाया और डॉक्टर्स ने उसे देखा। पता चला कि मीका का दिल दरअसल दाईं ओर है, इसलिए वो बच जाएगी। आखिरकार राइजो ने एकेडमी की दीवार फांदी और वैसा ही किया जैसा किरिको चाहती थी। इस तरह वो किरिको को अपने दिल में बसाए वहाँ से चला गया। क्या तुमने किसी को सच्चे दिल से चाहा है? और अगर हाँ, तो तुम्हारा प्यार मुकम्मल हुआ या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना।